बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को दो हिस्सों में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहले हिस्से में पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर रूनुमा होने वाले कुछ वाक़यात के ऊपर अपने मेहमानों के साथ बहस करेंगे, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चलेंगे और देखेंगे कि ये इकनॉमिक डी डे किस तरफ जा रहा है। जो जिन पॉलिटिकल इश्यूज़ को आपके सामने मैं आज पेश करूँगा उनमें पहला जो इशू है वो है नौरीन ख़ान न्याज़ी की मुलाकात बानी पीटीआई के साथ। अडयाला जेल वो गई और मुलाकात हो गई, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अदालत का जो फ़ैसला था उसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद कर रही है। और बाहर जब वो तशरीफ़ लाईं और मीडिया वालों ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार किया और अदालत के हुक्म का हवाला भी दिया। तो ये एक जो सिस्टम था जो काफ़ी दिनों से एक जेपरडाइज था और मुलाकातें नहीं हो रही थी, एतराज़ भी इस पे उठ रहा था, वो सिस्टम हमें सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरीक़ाकार बन गया है अदालत के हुक्म के बाद और अब उसको फॉलो भी किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। एक तो ये अहम डेवलपमेंट है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई ने जो तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की थी उसको अदालत ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिया है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर तबसरा करते हुए ये कहा है कि हमने वो तमाम एतराज़ात पूरे कर लिए और दोबारा इसको दायर करवा दी है, और इसके ऊपर जो नंबर लगना था वो नंबर भी इसके ऊपर लग गया और अब इसके ऊपर डेट देनी बाकी। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि सेम जो जजेस का पैनल था 3 रुकनी वही इसको सुने। और कल हमने अपने प्रोग्राम में काशिफ मलिक साहब जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनसे भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि वही पैनल होगा जो इस कंटेम्प्ट को भी सुनेगा, क्योंकि उसके पास इस फैसले का बैकग्राउंड भी मौजूद है। कुछ बात कर लेंगे राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान की। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी जो हैं सूबों की तकसीम के ऊपर उनका कंसेंट अब आ रहा है और एक जैसे समझा जाए कि डील हो गई है। ये इस बात में कितनी सदाकत है या नहीं है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और स्पीकर अयाज सादिक की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एक जैतून का पौधा लगाते हुए दी, और उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी तो चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ हो और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये आइनी और कानूनी हक है अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद लाना। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक की बात क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का, उसके अंदर भी पार्लियामेंट की हद तक तो कंसेंसस है, मौलाना फजलुर रहमान उसका हिस्सा हैं। क्या स्ट्रीट मूवमेंट में भी इम्कानात हैं कि वो इस एहतजाज का जिसकी कि हम बात सुन रहे हैं उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो हमारे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जनरल नासिम मुनीर फील्ड मार्शल, उनके ईरान के दौरे के अंदर क्या चीज़ें हासिल हुई या क्या नहीं हासिल हो सकी उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका का डी डे इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी अपने शुरका से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे शफ़कत अयाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके साथ होंगे चौधरी परवेज़ अली सिंधेला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके साथ होंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शफ़कत अयाज साहब, आपसे शुरू करता हूँ प्रोग्राम की गुफ्तगू। ये फरमाइएगा कि जो अदालत ने एतराज़ात लगा के पटिशन आपकी तौहीन अदालत की वापस की थी उसको दुरुस्त करके, वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्ली उसके अंदर कुछ कमी थी वो पूरी करके आप लोगों ने वापस जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर का उस पर बयान भी आ गया और मुतालबा किया है कि सेम बेंच को चली जाए। तो एक काम तो ये हो गया, आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ज़ाहिर है आपका मुतालबा था और अदालत का फ़ैसला भी था कि शिफा इंटरनेशनल के अंदर बानी पीटीआई का इलाज होना चाहिए। तो ये तो एक चीज़ अभी ज़ाहिर है क्योंकि अदालत में इसको जब डेट इसकी आ जाएगी तो इसके ऊपर बात होगी। उसके अलावा जो दूसरा मुतालबा था मुलाकातों का, वो खुशअस्लूबी से लगता है कि चीज़ अब पूरी हो रही है। नौरीन ख़ान न्याज़ी साहिबा की मुलाकात आज बानी पीटीआई से हो गई और उन्होंने भी बाहर आके मीडिया से कोई बात नहीं की। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि नो डाउट जो हमने पिटीशन दायर की है, जी। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि इसमें कुछ कमी है वो आप पूरी कर दे, वो आज हमने पूरी करके ठीक। वापस जमा कर दी है। लेकिन जी। मसला ये है कि यही जो हुकूमत है फेडरल की, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो शिफ्ट हो। ये गीले बहाने कर रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जी। हालांकि ये एक वाज़ेह वो था कि खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने खुद इजाज़त दी है, तो ये चाहते तो वो खुद ही जो है वो शिफ्ट कर देते, लेकिन ये चाहते हैं कि अवाम इनसे और बददिल हो जाए। हालांकि इनको चाहिए था कि ये खान साहब को खुद ही शिफ्ट करते और एक पॉजिटिव जेस्चर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आपने देखा कि जब इन्होंने खान साहब को ये लेकर भी आ रहे थे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचना चाह रहे थे, तो तब भी इन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि डॉक्टर फैसल जो थे उनको शिफा इंटरनेशनल इन्होंने भेजा लैंड क्रूजर में बिठा के, और लोगों को ये तासुर दिया कि शायद खान साहब इसमें हैं, और खान साहब को जो है ये करोला में बिठा के लेकर गए थे, और उनकी बहन जो थे उसकी पीछे पीछे जा रही थी। फिर आपने देखा कि जब वो चले भी गए वहां पे पिम्स में, जी। तो पिम्स में इन्होंने लाइट्स बंद करके वहां पे ये नहीं पता चल रहा था कि कौन है कौन नहीं है। फिर वहां पे अब हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि खान साहब का वहां पे किसी डॉक्टर ने मुआयना किया भी है या नहीं किया। हमें तो जो लग रहा है, क्योंकि ना उनका ब्लड लिया गया, ना उनका कोई सैंपल है, ना उनका कोई सीटी स्कैन, एमआरआई, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ बस ये बताया गया कि आप आंखों में कौन सी दवाई डाल रहे हैं। और आपने देखा भी कि खान साहब की बहन ने खुद ये बताया कि हमने उनको कहा कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपको पता है कि लास्ट टाइम आपने इनको कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की थी, तो आपको पता लगना चाहिए। खान साहब को क्या पता होगा? और खान साहब ने भी उनको ये कहा कि अगर मुझे पता होता कि आपने दवाई के बारे में पूछ लिया तो मैं साथ लेके आ जाता, या जी। उनके नाम लेके आ जाता, क्योंकि जी। डॉक्टर तो आप हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं चाहते थे कि खान साहब का इलाज हो। इन्होंने एक साबिका प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया है। उनके साथ जो इन्होंने किया है ये तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। कल को इनके साथ ये जब कुछ होगा तो फिर इनको एहसास होगा कि इन्होंने कितना बड़ा जो है ना धोखा किया है इस रियासत के साथ, एक पॉपुलर लीडर के साथ, उनके अवाम के साथ, उनके वर्कर्स के साथ इन्होंने बड़ा मतलब गलत किया है। जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। परवेज़ संदेला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। एक तरफ तो अयाज सादिक साहब का आज बयान आया कि अगर तहरीक अदम एतमाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चली तो उसको हम लोग जो है फैसिलिटेट करेंगे, जो कानूनी तरीका है उसमें कोई रुकावट नहीं डालेंगे, जो एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इसी किस्म की पॉजिटिव स्टेटमेंट हुकूमत ने तब भी दी जब बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने की बात हुई, लेकिन लेटर ऑन वो स्टेटमेंट चेंज हो गई। तो अच्छा ना होता कि इसी कॉर्डियल माहौल में, जैसे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आपका स्टांस है, हुकूमत का स्पीकर साहब ने फरमाया कि कोई मसला नहीं है, आइनी हक है उनका, तो ये भी तो सेहत के हवाले से हस्पताल जाना उनका हक है, इसको भी फैसिलिटेट कर देते तो आज हम ये बहस ही ना कर रहे होते। देखिए, बहस तो हमने करनी थी चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी एक बात सुने। उज़मा साहब, जो नौरीन साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, जी जी, और अब सुना है कि उन्होंने जानशीन भी मुकर्रर कर दी और अलीमा खान को कहा है कि हटा दें उनको तमाम मामलात से। मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या आप उनकी बात पर यकीन रखते हैं, उनकी बात पर यकीन करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनके क्या बयान है? वो क्या कह रही हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, और वो जो उनकी ट्रीटमेंट, उन्होंने, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है, उन्होंने कहा है जी। अगर ये उनकी बात भी नहीं मारे तो हमारी बात कहाँ मानेंगे? एक जी। दूसरी बात है कि वजीर आजम साबिक हैं, उनकी जो सेहत है वो जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है, जी। और हुकूमत जो है उस पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। उनकी जो देखें, तहरीक इंसाफ ने उनकी 90% जो आंख है वो ज़ाया कर दी थी, ठीक है ना जी, 90% आंख ज़ाया कर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने इलाज किया, उनसे 3 से 4 दफ़ा हुकूमत जेल से निकालकर हॉस्पिटल लेकर आई जी, और हॉस्पिटल में लाकर उनका इलाज किया, जिससे उसकी आंख बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ तो करेगी सियासत, इनको तो करनी आती सियासत है। मुझे जरा एक बात बताएं, जी जी, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है क्या वो वकील नहीं है? बिल्कुल हैं। तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी क्या वो वकील नहीं है? वो भी हैं। क्या इमरान खान को जितने लोग असिस्ट कर रहे हैं जो उनके, क्या वो वकील नहीं है? बिल्कुल हैं। तो अंदाजा करें कि अगर ये इमरान खान के सगे होते तो कम अज कम आज दोबारा जब ये अदालत में गए हैं जी। तो वो जो अदालत इनकी गलतियां निकाल रही है, यार को हमारे जैसी जमात हो जिसमें कोई इधर उधर पकड़ के वकील रखा हो जो वो जाके पिटीशन करेगा तो बात समझ आती है। संदेला साहब, आप भी जी जी जी, आप भी ठीक ले आए वकील। इतने ये निकम्मे लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, इन्होंने करनी सियासत है, इसके अलावा करना कुछ नहीं। अगर कुछ करना होता तो कम अज कम वो पिटीशन ही मतलब ठीक करके ले जाते।
वकीलों की जमात है और जाके टेक्निकली गलतियां वहां पे कर रही है। इससे साबित ये होता है कि ये तो ना इमरान खान के सगे हैं ना ये किसी और के सगे हैं। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है इमरान खान की बीमारी, इमरान खान का अस्पताल, इमरान खान को क्यों नहीं लेके आए, इमरान खान को ले आए हैं तो आपने ये नहीं कराया। भाई इमरान खान को लेके आए हैं, जिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कहा था उसी से उनका इलाज करवाया अदालत ने। सिर्फ और वो कमरा वो नहीं मौजूद था, अस्पताल नहीं मौजूद, लेकिन वहां पे इलाज हुआ है। और जब उनको दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा लेके आएंगे। अदालत कौन से में यही डॉक्टर से, कहना उनका। कौन से डॉक्टर से जरा नाम बताएं। जी वो आपके जो जिस शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों को कहा गया, कौन से वहीं पे- डॉक्टर से वहीं पे नाम लाके बताए जाके ना, आए। नाम बताए कौन सर, से अब नाम डॉक्टर से। चले, नाम अभी अगली ब्रेक में नाम भी बता देंगे लेके आपको कौन से डॉक्टर थे। देखें ब्रेक पहली में बात, नाम भी ले देंगे, डॉक्टर ही थे ना मेरे संदेला भाई वहां साहब पे। बात सुने जरा जी। आपके सर अब देखिए मेरी बात सुने। बिल्कुल जिंदेला साहब, आप नाम चेक कर लें, मैं इनका पॉइंट ले लेता हूँ। जी जी नहीं नहीं, मैं नाम बता देता जी जी हूँ अभी अभी। जी बता आपको दें। पता है कि डॉक्टर फैसल साहब जो इमरान खान के डॉक्टर हैं, वो हाँ। पूरे इस प्रोसेस में साथ रहे हैं। पता आपको तो इस कहाँ बात पे का? थे, कहाँ पे थे वो वो डॉक्टर वो इमरान खान के साथ थे। उन्होंने नेक्स्ट इतना डे सिंदेला साहब वो नहीं थे। इतना झूठ, ओ, कम खुदा से के कम- बंदे, झूठ कम से तो- कम मेरी झूठ तो ना जान- बोले। सिंदेला साहब, आप भाई अगर क्या झूठ बोल रहा पुर्तगाल हूँ, के, आपने प्रेस अगर आप कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के, अगर आप आपने इमरान खान के बात तो डॉक्टर सुने ना अभी, बहनों के साथ बात प्रेस तो सुने ना कॉन्फ्रेंस अभी। सिंदेला नहीं, साहब, अभी अगर बात सुने। अगर जी बात तो सिंदेला सुने साहब अभी। उनका पॉइंट ले लेते हैं, फिर आपको पहली बात- आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी बिल्कुल ठीक है, जी, बिल्कुल, ठीक है। सिंधेला साहब, लेकिन thank याद you। रखिएगा कि इमरान खान के डॉक्टर फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बहन के साथ हुई है, जी। उसमें उन्होंने बताया है नहीं, जहाँ पे वो कह रही थी उन्होंने कि आपको बताया कि expose आपको किया। अगवा किया गया था। सिंदेला साहब, और वो कह रहे मैं थे मुझे कि- इजाज़त दें, अगर मैं एक बात करूं, प्लीज़ अगर मुझे इजाज़त दें, गुजारिश ये करूंगा। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि मुझे शफा में बुला लिया गया था, मैं साथ नहीं था। ये बात आपकी ठीक है कि डॉक्टर उज़मा ने ये कहा था कि बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर 180/20 था और मैंने खुद चेक किया। ये बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर फैसल ने किसी टाइम ये बयान नहीं दिया कि वो पिम्स में मौजूद थे। उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा था कि मैं शफा में था और उनकी बहन जो डॉक्टर हैं उज़मा खान साहिबा, वो उनके साथ थी। इस पे अब इनका रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी शफकत अयाज साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली। जी जी, मुझे मुझे मैं इस पे जरा आंसर करता हूँ। लेकिन पहली बात तो ये है, संदेला साहब जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने अभी खुद कहा कि पता नहीं कौन से बॉर्डर पे वो जा रहे हैं, तो उनको शायद ना पता हो, उन्होंने ना सुना हो, ना उन्होंने पार्टी से पूछा होगा। पहली बात तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्टर फैसल जो है वो और डॉक्टर नूरीन जो है उज़मा, वो दोनों साथ मिलके खान साहब के साथ जाए और उनका इलाज हो फैमिली डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर की मौजूदगी में, मुझे ये बताया कि इनमें से कौन सी बात उन्होंने मानी है। डॉक्टर उज़मा को दूसरी गाड़ी में बिठाया, खान साहब को करोला में बिठाया, डॉक्टर फैसल को तीसरी गाड़ी में बिठा के लोगों को ये दिखाया कि शायद उसमें खान साहब है, उनको शिफा लेकर गए। और ये मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये खुद एक्सपोज हो रहे थे कौम के सामने कि कितने झूठे हैं, कितने मकार हैं, कितने ड्रामाबाज हैं। इन्होंने ये आवाम को पता चलना था अलान कि अगर ये इस तरह भी कर सकते थे कि तीनों को एक गाड़ी में बिठा के किसी भी हॉस्पिटल जाके उनका इलाज करवा के कुछ भी कर सकते, लेकिन इनको अल्लाह ने एक्सपोज करना था तो ये चले गए। डॉक्टर फैसल को इन्होंने अगवा किया, वो वहां पे बैठे थे। डॉक्टर उज़मा जो थी वो पीछे गाड़ी में थी, खान साहब को ये लेकर गए पेम्स। मुझे ये बताया कि इनमें से कौन सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ये कहा था कि तीनों को लेकर जाएं शिफा इंटरनेशनल, वहां पे इनका इलाज हो। मुझे फिर ये बताएं कि कौन से डॉक्टर ने इनका इलाज किया है, कौन सा ब्लड सैंपल इन्होंने लिया है, कौन सा सीटी स्कैन और कौन सा MRI इन्होंने करवाया है। कम से कम वो रिपोर्ट तो लेकर आए कि इन्होंने अगर इलाज किया हो। बात यह है कि इन्होंने सारी जिंदगी इन्होंने ड्रामों पे गुजारा है। इनका काम यह है कि ड्रामे और टिकटॉक बना के लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन अल्लाह भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इनको एक्सपोज करना था और वही सब कुछ हुआ। आज फिर हम ये कह रहे हैं कि देखें, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने मानना है और आपने खुद भी तौकीरी नहीं करनी, अवाम को बताएं कि ये जो है ये सुप्रीम अदालतें और ये जो इदारे इतनी मुअज़्ज़ज़ है, आप खुद इस पे अमल करें। उनको लेकर आए खान साहब को, उनका ब्लड सैंपल ले, उनके डॉक्टर्स की जो आपने वो बोर्ड बनाया है उसकी मौजूदगी में खान साहब का इलाज हो, खान साहब की बहन उसमें बैठ जाए और वो डॉक्टर फैसल उनकी मौजूदगी में सारा सब कुछ कराएं, हम एक्सपोज करें। अगर ये कह रहे कि खान साहब ठीक थे तो हम तो ये कह रहे कि फिजिकली वो ठीक थे, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ब्लड सैंपल, सीटी स्कैन, MRI के अलावा किसी पेशेंट का पता चल जाता है कि वो ठीक थे या ठीक नहीं थे? ये आके बता देते कि नहीं उन्होंने कहा था कि वो फिजिकली ठीक है। हाँ, हमने कहा था कि फिजिकली ठीक है, उनके पाँव हाथ सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्लड से ही पता चलेगा कि उनको क्या बीमारी लगी है। वो आपके साथ सुपर बिल्कुल शफकत अयाज साहब, बिल्कुल। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये भी रोका गया है रिपोर्ट को पब्लिक करने से। वो अदालत में जमा होगी
पब्लिक नहीं हो सकती। तो आप पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब ब्लड वर्क के बगैर ये लिया गया जी हो, बिल्कुल, जब सिटी स्कैन ना हो, जब एमआरआई ना हुई हो, तो मुझे जी। ये बताएं कि रिपोर्ट आपने किसकी बना ली? फिर तो हम भी आके अभी रिपोर्ट अभी मैं नवाज शरीफ की आपको बना के भेज दूं। ये क्या बात हुई? देखिए कौम को नहीं, और इसको जलील तो ना फिर करें। अदालत देख लेगी और ना। जी शफकत अयाज साहब, अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो अदालत में जब जमा होगा तो अदालत उसको वेरीफाई तो करेगी। सर अदालतों ने अभी भी इनसे पूछना है, अभी भी इनसे पूछना है कि आपको हमने शिफा इंटरनेशनल का कहा था या पिम्स का कहा था? जी मुझे ये बताएं, देखिए साफ नजर आ रहा है। अब अगर किसी ने गलत ग्लासेस लगाए और उनको गलत बिल्कुल। नजर आए तो वो अलग बात है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। सिंधेला साहब, अदालत जब पूछेगी आपसे कि शिफा ले जाना था, पिम्स क्यों ले गए और वो रिपोर्ट्स और चीज़ें किधर हैं, तो क्या जवाब देंगे, ये बता दीजिएगा। सर देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में एक तो इनको समझ नहीं आएगी, पता नहीं, आई डोंट नो इनके पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे ये कह रहे हैं कि ना हमने टेस्ट करवाया, ना हमने इमरान खान को डॉक्टर को हाथ लगाने दिया है और ना कुछ और ऐसा किया है। मेरे ख्याल में पहले तो जरा अपनी चेक कर लें कि अस्पताल डॉक्टर कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका इलाज होना चाहिए। अब मुझे ये कह रहे हैं कि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये तीनों अफराद को साथ लेके जाएं। अच्छा मुझे जरा बताएं, ये किस जगह पे कहा गया? इमरान खान के इलाज करवाने का कहा गया, ये नहीं कहा गया फलां 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 बंदे को पाबंद कर दिया गया है, ठीक है ना। फिर मुझे जरा दूसरी हिस्ट्री बताएं आज तक पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन सिंधेला साहब, शिफा का तो लिखा हुआ था, शिफा अस्पताल का तो फैसले में लिखा हुआ है। सर शिफा, मैं बता रहा हूँ कि शिफा अस्पताल के डॉक्टरों के बोर्ड से ही चेक हुए इमरान खान साहब। देखिए फिर वही बात, वो साबिक वजीर आजम है, कैसे पता चला? साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है। ओ भाई आपको कैसे पता कि नहीं लेके गए वहां के? हुकूमत अपनी रिपोर्ट दे रही है, मैं बता रहा हूँ हुकूमत ने रिपोर्ट दी है। आप हुकूमत की प्रेस रिलीज, हुकूमत ने जो रिपोर्ट दी है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे ना, आपको थोड़ी देनी है। हुकूमत ने पाबंद किया है कि उसको पब्लिक नहीं देना। हुकूमत जाएगी, देखें अभी हुकूमत से जो जवाब मांगेगी, अभी जो आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं, जो हुकूमत से जो जवाब मांगेगी, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हुकूमत तो वहां पे जवाब देंगे, जाके बताएंगे उन्होंने कौन सी रिक्वेस्ट की। आपको पता है कि उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो मुझे ये बताया रिपोर्ट कब दी है उन्होंने? भाई मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट तो वो देखें, जो डॉक्टरों ने चेक किया है, जिन्होंने एक हटे कटे इंसान को वापस जेल में भेजा है, वो इसीलिए भेजा है ना क्योंकि उसको इलाज की जितनी जरूरत है वहां पे इलाज दे दिया है। जब उनकी बहन बता रही है कि उनके इलाज, फिर वही बात किया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डॉक्टरों के उसमें चेक किया है, डॉक्टर ने बोर्ड चेक किया है, माशाल्लाह वो ठीक है, तो ही हॉस्पिटल गए ना। और खुदा ना करे, खुदा ना करने जो आप लोगों की डिमांड है, जो आप लोग चाहते हैं कि वो लागर हो, चल ना सके, बेड पे लेटा रहे, अगर कोई ऐसी चीज होती जो आप लोगों की ख्वाहिश है, विश है, खुदा ना करे ऐसा हो, सियासत जाए बाहर में। लीडर है यार, आप लोगों का खुश हो जाए कि वो अच्छा भला है, वो अस्पताल चला गया, चल के गया, चल के आया, उसकी सेहत ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसकी हर चीज ठीक है, नहीं है कि हम उनको जो है उनके प्लेटलेट्स गिरा दें। ओ भाई मेरी सुन ले, इमरान खान आप लोगों का एक नाम हुआ, डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल जो है, मुझे अदनान नहीं है। मुझे दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात इजाजत दें इंटरवीन करने की। सिंधेला साहब, शफकत अयाज साहब, गुजारिश करना चाहता हूँ, छोटी सी गुजारिश। एक मेरा पॉइंट ले लें, पॉइंट ले लें। मेरा पॉइंट ये कह रहे ना कि वो इमरान खान है। भाई आप लोगों का ये नारा हुआ करता था कि ना वो भागा ना वो बीमार, ना वो भागा ना वो बीमार, कहती 804। अभी हम कह रहे हैं अस्पताल जाने के लिए हमें तरले कर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं, लेटे हुए हैं ऊपर से। सिंधेला साहब, इलाज तो बीमार तो कोई भी हो सकता है जी, सर, लेकिन इनका नारा था ना, और सर इनका नारा है ना जी जी, नारे चेंज होते रहते हैं। सिंधेला साहब जी, मुझे गुजारिश, मेरी गुजारिश सुने, यू टर्न ठीक कह रहे हैं, मुझे मेरी गुजारिश सुने जी। अयाज साहब, अभी आपने कहा कि वो जी, शफकत अयाज साहब आगे वो कह रहे कि फिट है, अगर फिट है तो हमें गलत साबित करें, लेकर आए। गलत है ना, आप कैसे साबित करना है? देखिए मेरी गुजारिश सुने, ये फैसला अदालत में ही हो सकता है, बिल्कुल। ये आप लोग जिस लॉटर के लीडर के फॉलोअर हैं,
6 महीने आप लोग कहते रहे कि IMF नहीं जाएंगे, 6 महीने कहते रहे कि मेरा IMF दोनों नहीं मोअज़्ज़ज़ जाएंगे। मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये मामला इस सिटिंग में शायद हल नहीं हो सकता, इसीलिए ये मामला अदालत में है। संधेला साहब जी प्लीज़, अगर प्लीज़ आप मेरी गुजारिश सुन लें दोनों हजरात। बिल्कुल ये अदालत में मामला है और किसी ठीक वजह से है, हमें आइडिया भी हो गया ये यहाँ पे सेटल चीज़ नहीं हो सकती। हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर एक तहरीक हमें लग रहा है कि वो बन रही है। ऑपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंडर मौलाना फजलुर रहमान भी पार्लियामेंट की हद तक तो ज्वाइन कर चुके हैं उसको। और ये भी समझ आती है सियासी तौर पे कि जब तक ये एहतजाज या ये तहरीक सड़कों पे नहीं आएगी तब तक इसका कोई ख़ास असर नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑपोजिशन का ये ग्रैंड अलायंस इतना मजबूत है और सेम पेज पे है कि सड़कों पे भी आएगा, क्योंकि सबको ही शिकवे शिकायतें तो इस हुकूमत से हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वाकई ही पहली बात तो ये कि ये सारी खाम ख्याली है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खमीर में किसी दूसरी सियासी जमात के साथ बैठना है ही नहीं, क्योंकि इनको चाहिए तालिबान वाले स्टाइल में हुकूमत। ये चाहते हैं कि पिछली को निकाल दिया जाए, जिस तरह काबुल में घुसे थे तालिबान, घुसकर हुकूमत बनाकर बैठे थे, इस स्टाइल में ये चाहते हैं। 9 मई इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, 26 नवंबर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इमरान खान साहब को अदालतों ने कहा था कि इस्लामाबाद तशरीफ ले आए, लेकिन यहां से आगे ना है। लेकिन ये वहां तक पहुंच के दरख्तों को आग लगाकर जो उन्होंने किया था, तो इनका जो स्टाइल डिफरेंट है। कौन सी सियासी जमात है जो अपनी सियासत को दाव पे लगाएगी इनके साथ? दूसरी बात है कि मौलाना फजल मान साहब की बात की जाती है। मौलाना फजल मान साहब जो है इनके साथ कॉन्फ्रेंस इनको बुलाया करेंगे, इनके पीछे जो है माशाल्लाह नमाज पढ़ा करेंगे, ये जाकर मौलाना साहब नमाज पढ़ाया करेंगे, और मौलाना साहब जो कुक है ना, उसको वक्त पड़ जाएगा कि ये फिर मेहमान आने शुरू हो गए और उनको खाना डबल पकाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन रीजन है बड़ी सिंपल सी, सादा सी। जी इमरान खान की पार्टी के साथ जो इनके ये जो फॉलोअर्स है ना इमरान खान के, जिनको ये सड़कों पर लेके आते हैं और फिर ये जो तबाही मचाते हैं, कोई भी वाकये का जिक्र कर ले, मौलाना फजल रहमान साहब जमात की स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस स्ट्रेंथ पे आपको भी अंदाजा है, आपको भी पता है कि वो अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको जितने पुरअमन रहे हैं वो आपके सामने ही है। आपको अंदाजा है वो कितने पूरी की पूरी PDM तहरीक में मौलाना फजल रहमान साहब की एक बड़ी तादाद सड़कों पे निकलती है। लेकिन मौलाना साहब जो है वो अपनी स्ट्रीट पावर इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या इमरान खान को फायदा देने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौलाना साहब अगर बाहर निकलते भी हैं तो वो कम से कम इनके साथ नहीं निकलेंगे। तो ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, अपोजिशन में है क्या बताएं जरा। ये कह रहे हैं ऑपोजिशन तो पहले ही इकट्ठी है इमरान खान साहब के साथ, मतलब जितनी जमातों के 1.5 2 सीटों वाले लोग हैं वो तो ऑलरेडी हैं उनके साथ। ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, और मौलाना फजल रहमान साहब इंतहाई मेरे ख्याल में सीनियर सियासतदान है, वो अपना कंधा कभी भी इमरान खान को नहीं देंगे। आपके साथ जी बिल्कुल संदेला साहब, आपके साथ मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान मैं शेयर कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो ऑपोजिशन का अलायंस है इसने हिकमत अमली तैयार कर ली है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, और ऑपोजिशन जो है वो बामी इत्तफाक राय जो है उसमें हो चुका है। अब इसके तनाजुर में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजल रहमान और क्या कहेंगे। जब मौलाना फजल रहमान इन लोगों से मिलेंगे, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के लोगों से मिलेंगे तो वो इसी किस्म के बयान देंगे। आप उनसे, और जाहिर है जब इनको साथ मिलाने लेकिन पहले तो बयान नहीं दिए संदेला साहब, पहले जरूरत महसूस नहीं की उन्होंने। ये तो फजल रहमान साहब को हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को किसी जगह पे कोई ऐसी आस उम्मीद हो कि जाहिर है वो पुराने साथी हैं, आसफ अली जरदारी साहब उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके तलकात जो है वो आपको पता है किसी ढके छुपे नहीं है। तो हो सकता है किसी जगह पे ऐसा हो कि उनको साथ मिला लिया जाए, किसी जगह पे उनको साथ बिठा लिया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 2 साल 3 साल तकरीबन गुजरने वाले हैं, बाकी 2 साल रह गए। अब आपने सियासत करनी है, आगे जाके इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ना है, इलेक्शन किसको बातें करके लड़ना है? देखिए ना, आपने इलेक्शन की अभी से तैयारी करनी है और 2 साल पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए सब कुछ कर रहे हो, और वो दिखाने के लिए अवाम को देखें जी हम तो साल 1.5 महीने पहले निकले थे बाहर। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि लोग जो है इनकी किसी किस्म की जो सियासत है, इनकी किसी किस्म की कोई स्ट्रीट वाली मूवमेंट है उसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होंगे कि उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त फील्ड मार्शल सईद हाफिज असद मुनीर और हुकूमत, देखिए यहां पर हमेशा प्रॉब्लम क्या होता था कि अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन चल रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सुलह करा रहा है। कल आपका फील्ड मार्शल जो है वो
ईरान गया हुआ है, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट से जो बात हुई है उनकी रिक्वेस्ट पर कि ईरान को समझाया जाए। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये चीजें समझ लग रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए, अब इमरान खान साहब को नहीं तो वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? सिंधेला साहब बिल्कुल इसका जवाब क्या कर रहे हैं ये शफकत याद साहब ये फरमा दीजिएगा कि लग इस तरह रहा है कि हुकूमत जो है वो ना तो ग्रैंड अलायंस को, अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है उसको, और ना ही पीटीआई को सीरियसली ले रही है। पहले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीरियसली नहीं ले रही थी, अब उनके राब्ते पीपीपी से शुरू हो गए हैं। आपका राब्ता पीपीपी से हुआ था और कुछ तरीके अदम एतमाद लाने की बात थी, और उसके ऊपर आज स्पीकर साहब का बयान भी आ गया कि ऐसी कोई तहरीक आएगी तो उसको वेलकम करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो गई, आप लोग फिर पीछे रह गए, क्या हुआ? देखें, वही बात इन्होंने अभी कितनी बातें की कि हाफिज साहब जो है ना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये हमेशा उन्हीं के कंधे पे बैठ के जो है ना अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उनके क्रेडिट को अपने खाते में डाल देते हैं। अब मसला ये है कि वो अगर कुछ कर रहा है तो आपका शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत क्या कर रही है, आप कहाँ पे खड़े हैं? आप मतलब जंग वो जीते आप अपने खाते में डाल ले, बात वो करे आप अपने खाते में डाल ले। ये नहीं, आपके खाते में जो चीजें थी, गवर्नेंस थी, आपके खाते में ये था कि आप मीशत ऊपर लेके आएंगे, आप जीडीपी ग्रोथ को ऊपर लेके आएंगे, आप नौजवानों को जॉब देंगे, आप जो है दिन में 2-2 3-3 दफा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ऊपर नहीं और नीचे लेकर आएंगे। आप तो, आपसे तो मुल्क नहीं संभाला जा रहा। ये सारी चीजें उनके अपने खाते में डाल रहे हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं फिर भी हमारे इदारों की साख नहीं बच रही, फिर भी जो पोजीशन नहीं वो आ रही। क्योंकि देखिए, ये 17 सीटों की हुकूमत है, इनको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, अवाम तो इनको जानती तक नहीं है। ये नहीं चाहते कि अवाम को रिलीफ दे, जिनके लिए ये आए थे, जिनकी वजह से इन्होंने लोगों की पार्टी या मुस्लिम ये मौलाना साहब, वो खुद इनसे क्यों तंग है? वो ये सोच रहे हैं कि इनकी वजह से ना हमारी जो है पोजीशन बेहतर हो रही है, ये तो ऑलरेडी तबाह है, इनके साथ तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे भी हमने इस मुल्क को अगर लेकर जाने ऊपर, तो हम इनके साथ बैठ के इस मुल्क को ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब अगर हम अपोजिशन में हैं और वो लोग जो इनके साथ हुकूमत में थे वो ये नहीं चाहते कि इनके साथ वो चले और हमारे साथ जाना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि उनका इन पे एतबार खत्म हो चुका है। अब ये आगे उनके साथ नहीं जाना चाहते। अब अगर वो हमारे साथ आ रहे हैं और हमारे साथ बैठ के अपोजिशन में बैठते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो बयानिया था वो कल भी ठीक था, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। तो अब अगर वो हमारे साथ जाना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, आए हमारे साथ। अगर आपने पाकिस्तान की बात करनी है, आपने अगर चोरीशुदा मैंडेट की वापसी की बात करनी है, अगर आपने इस मुल्क को ऊपर लेकर जाना है, मीशत की बात करनी है, जीडीपी ग्रोथ जो 6 आपने और साथ में इदारों को भी मिला के, अगर जो इस वक्त इदारों पे लोग, आपको पता है, वो तो ट्रस्ट कर ही नहीं रहे जी। अब अगर हमने इन सारी चीजों को साथ एक कर जाना है तो हम वेलकम करेंगे, हम तो कहते हैं। और आप आगे देखेंगे यही इदारे जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ है, वो भी इनको डिसोन करेंगे, क्योंकि उनकी भी शनाख्त खत्म हो रही है, उन पे भी लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो भी इनको कहेंगे कि आपको तो 17 सीटों पे हमने हुकूमत दी थी, आपसे तो मुल्क नहीं संभाला जा रहा, आप पे तो कोई मुल्क ट्रस्ट कर नहीं रहा। बिल्कुल जी। शफकत साहब, आपका मुझे बताएं कि वो इस वक्त सरवाइव कर रहा हो। बिल्कुल, आपका सर आपका पॉइंट आ गया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा हमें जॉइन साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर गजनफर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये फरमा दीजिएगा कि इकनॉमिक डी डे एज डिस्क्राइब्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट नई पॉलिसी है, बड़ी सख्त इकनॉमिक
सैंक्शंस की धमकियां भी हैं, जो मुल्क ट्रेड करेंगे ईरान के साथ उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती बरती जाएगी, तो उसका इतलाक़ कर दिया गया यूएस की तरफ से। वो जो डेडलाइन उन्होंने दी थी वो कल पूरी हो गई, तो उसका इतलाक़ हो गया और पाकिस्तान के सीडीएफ और इंटीरियर मिनिस्टर का भी दौरा मुकम्मल हो गया। सर, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें, कैसे देखते हैं आप इस डी डे के, इकनॉमिक डी डे के इतलाक़ को, और जो दौरा हुआ है सीडीएफ का उसके ऊपर सर आपके कमेंट्स चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने तो डी डे की बात की, और डी डे बुनियादी तौर पे एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है उस दिन के लिए जिस दिन अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो रही हो जी, तो जिस दिन अटैक करना होता है उस दिन डी डे उसको कहा जाता है। जैसे नॉर्मंडी लैंडिंग का डी डे बहुत मशहूर है जी। अब डी डे के बाद फिर D+1 होता है, D+2, D+3, और जैसे डी डे से आगे आप चलते हैं तो डी डे की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जो इफेक्ट है वो ज़ायल होता जाता है जी। तो इस वक्त अगर अमेरिका और ईरान की जंग देखें तो वो 6 महीने को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 180, तो हम D+180 पे खड़े हुए हैं। तो D+180 पे तो वो इफेक्ट नहीं होता है जो डी डे पे होता है। जी बिल्कुल। तो डी डे की थ्रेट जो है वो तो ट्रम्प जैसा अनरिलायबल आदमी जो है, कैरेक्टरलेस प्रेसिडेंट जो है, वो डी डे तो पहले भी दे चुका है। जब उसने कहा था तहजीबें मिटा देंगे, जब उसने कहा था वो करूंगा जो 42 साल में नहीं हुआ, जब वो करूंगा कि जी मैं बहुत बड़ा हमला करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बंकर बस्टर बम मारूंगा, मैंने बंकर बस्टर बम मार दिए, ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हमने तबाह कर दिया। फिर कहता है कि जी हमें दूसरी जंग क्यों करता है, कहता है जी हम अमेरिका की ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करेंगे। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसकी बात का आप एतबार न कीजिए। He's a highly unreliable man, और दुनिया का अमन जो इस वक्त तबाह हुआ है वो इसकी जो ये बड़ा बड़के मारने वाली जो आदत है ना, इसका जो हॉकिश बिहेवियर है, बल्कि मैं तो उसको कहूंगा वो स्ट्रीट लाइट पे जो एक बंदा खड़ा होता है ना जो हर एक को आवाज लगा रहा होता है, वो स्ट्रीट लाइनर वाला जो एटीट्यूड है ना, वो है जिसने दुनिया के अमन को तबाह किया। उसको अब आप रिलेट करें ईरान के साथ, तो भाईजान ईरान तो पहले भी बहुत सारी सैंक्शन में रहा। बिल्कुल। ईरान जब स्ट्रिक्ट सैंक्शन में, बहुत सख्त सैंक्शन में था, उस वक्त तो चाइना के साथ बार्टर ट्रेड कर रहा था। और अगर आपको याद हो, चाइना उसको वो ईरान को वो कुछ चीजें चाइना को देता था, चाइना रिटर्न कुछ चीजें जो है वो उनको सप्लाई का, और वो चलते रहे और उनकी इकोनॉमी भी चलती रहे। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि 2-3 महीने पहले जब चाइना की कुछ कंपनियों को ईरान ने, अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी और उनको सैंक्शन लिस्ट पे लेके आया था, तो चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि जी ये कंपनियां अपना नॉर्मल के मुताबिक, 5 के 6 कंपनीज थी, उन्होंने कहा ये अपना नॉर्मल के मुताबिक कारोबार जारी रखे, और अगर इन्होंने कारोबार किसी धमकी में आके बंद किया तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक डी डे वाली बात है वो ईरान को माइट सिक्वीज देम, जो पहले ही सिक्वीज्ड है। उनके यहाँ पहले उनकी करेंसी का जो हाल है वो आपको पता है, और उसके अंदर जो अभी तक उनकी जो ऑयल ट्रेड है मुख्तलिफ शिप लाइनर्स के जरिए वो चलती रही है, तो वो तो ये पहले और उसको सिक्वीज करना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिकन किसी भी तरीके कार से ये समझते हैं कि जी वो सिक्वीज करके दुनिया को, ईरान को कोई अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, तो वो तो मुझे पॉसिबल नजर नहीं आता, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक स्टेटमेंट दे दे कि जी हम हार गए हैं। और अगर आपको अभी रिसेंटली प्रोफेसर मरशाइमर की स्टेटमेंट याद हो, तो उन्होंने कहा था कि जी वन वे ऑफ सीज फायर यही है कि ईरान जो अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ले, तो अमेरिका मान जाएगा और दुनिया में अमन हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अमेरिका का तमाम जो प्लान है वो नाकाम हो चुका है। अभी वो लिंडसे ग्रैहम के इंस्टीट्यूट से भी कोई चीजें जो डाइवर्ज हुई हैं कि जी उन्होंने जो प्लान बनाया था वो प्लान लिंडसे ग्रैहम के उधर से सामने आया, जो मर गया, जानम वासिल हो चुका है, दफा हो गया है, उसके हिसाब से ये आया। तो उसने कहा था कि जी हम 2 दिन में कब्जा कर लेंगे, तीसरे दिन रिजीम चेंज कर देंगे, चौथे दिन बूट्स ऑन ग्राउंड रखेंगे, 5वें दिन हम ईरान को सब्जुगेट कर लेंगे। तो सब वो तो सर अब सारी चीजें हवा में उड़ गई, वो कहाँ गई है? तो अब ये जो रिसेंट जो धमकी है, ये उन्हीं धमकियों का एक कॉन्टिन्यूशन है जो D+136 पे दी जा रही है। तो आई डोंट थिंक सो इट विल कैरी एन इम्पैक्ट ऑन ईरान। अब पाकिस्तान उसके हिसाब से जो कोशिशें कर रहा है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था, वो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले भी बहुत कोशिशें की है। इस वक्त मेरे ज़हन में जो सवाल उठता है वो ये है कि ये तो उन्हीं कोशिशों का तसलसल है।
दूसरा जो 14 पॉइंट्स थे उसके अंदर हर वो इरिटेंट और हर उस चीज को कवर अप कर लिया गया था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पॉइंट ऑफ टसल था या पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल था, सैंक्शंस भी शामिल थी, सैंक्शंस अपलिफ्ट भी शामिल थी, उनके तमाम एसेट वापस करना भी शामिल था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी शामिल थी, उसमें नेविगेशन भी शामिल थी, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल। अब उसके बाद पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, उन्हीं चीजों के ऊपर लेके आगे चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि उसके अंदर अब कोई 15वां या 16वां या 17वां पॉइंट ऐड हो सकता है। एक मैक्सिमम आप एक और एफर्ट के साथ जो चीज को एक किसी तरफ लेके जा सकते हैं वो ये है कि आप बाबुल मंदब पे बातचीत शुरू कर दें और ईरान को कहेंगे कि वो हौसियों को कहे कि बाबुल मंदब को बंद ना करे क्योंकि वो सऊदी अरब से भी लिंक है। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की कोशिशें तो हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो भी मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है, और आपको रिटर्न की खबर अभी आई है वो आपकी नजर से गुजरी होगी, उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल के ईरान जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल से बात की थी, उनको रिंग किया था और बार बार ये दरखास्त की थी कि जी आप ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए, जिस वजह से आपने देखा कि वहाँ अब सदर उनके प्रेसिडेंट का जो बयान आया है या पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है कि कुछ अहम डेवलपमेंट है, तो मुझे तो लगता है वो अहम डेवलपमेंट जो है वो 3 पॉइंट्स पे हो सकती है। एक ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखा जाए, दूसरा ये अमेरिकन उसके पीछे ब्लॉकेड नहीं लगाएंगे, तीसरा कोई बाबुल मंदब के हिसाब से रिलेशन हो सकती है, चौथा होता है कि जो 60 दिन का एस्केलेट जो था कुशन पीरियड था उसके दरमियान जो ये कहा गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और उसके अंदर कोई टॉल नहीं लगाया जाएगा, जिस पे ओमान भी राजी नहीं हो रहा, तो वो चीजें हैं जो उस एक अहम पेशरफ के हिसाब से ताल्लुक रखती हैं और बाद में वही डाइवर्ज होंगी जिसके जरिए दोनों ममालिक जो हैं किसी मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आ जाते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका पहले 2 दफा मुज़ाकरात की टेबल को इजराइल के साथ जो ज़ियोनिस्ट है, जो दहशतगर्द है, उस साथ मिलकर मुज़ाकरात की टेबल पे दहशतगर्दी कर चुका है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स उठाए ब्रिगेड साहब आपने। डॉक्टर मुनव्वर, गुफ्तगू आपने सुनी, आप भी बड़ा क्लोजली देख रहे हैं इन चीज़ों को। चाइना का बड़ा सख्त बयान आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था, अब नहीं है, और उन्होंने यूनिलैटरली ये जो D-Day का एक पॉलिसी दी, उन्होंने कहा हम इनकार करते हैं इससे, क्योंकि जाहिर है 80% जो ईरान का तेल है उसका बायर चाइना है, जो क्रूड की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करें, चाइना का यह बयान कितना अहम है और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो यूएस का एलाई भी है, और अगर ये D-Day वाली बात और ये इकनॉमिकली जो सैंक्शंस इन्होंने ज़्यादा करनी है उसके अंदर वो ममालिक भी शामिल हो जाएंगे जो ट्रेड कर रहे हैं ईरान के साथ। UAE भी है बड़ा, जो बड़े जिनका वॉल्यूम बड़ा है ट्रेड का, ऑयल के हवाले से, वो गैस के हवाले से UAE है, चाइना है, कुछ और मुल्क हैं, पाकिस्तान भी उसमें आता है। तो इसको देखें, तुर्किया भी है, क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, इंतहाई मोहतरम ब्रिगेडियर साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को सलाम। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई सख्त वक्त नहीं आने लगा, ठीक, बिकॉज ईरान भी एहतराम कर रहा है पाकिस्तानी वेसल्स की, ठीक, यमनीज भी एहतराम कर रहे हैं और अमेरिकन को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अमेरिकन ने एक दफ़ा ज़रूर रोकी है हमारी ऑयल एंड गैस की, LNG की एक वेसल जो कि कतर से आ रही थी जी, अदरवाइज ईरानी आपको नहीं रोकने लगे। फिर आप 900 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ जी, फिर ज़मीनी रास्ता भी है जिसके ज़रिए से ऑयल एंड गैस आप एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि हम पे ज़्यादा तो इतनी मुसीबत नहीं आने लगी। दूसरी बात यह कि चाइना का जहाँ तक मामला है, देखें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक ये कि चाइना एक राइवल ग्रुप के तौर पे, एक नए पोल के तौर पे उसने एमर्ज किया है, और वो अकेला नहीं है। इस डिनाइल जोन के अंदर नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान शामिल हैं। और दूसरा ये कि जो अफ्रीकी ममालिक हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्विफ्ट सिस्टम को छोड़ के चाइनीज़ बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि चाइना कहता है कि उसके कवानीन के अगर खिलाफ हुए ये सैंक्शंस, तो चाइना कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, और चाइना की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल के अंदर, वो उस पर कायम रहेगा और उस पर पाबंदियाँ आयद करेगा। उससे अमेरिका बहुत शदीद मुतासर होगा। ये न इंटरसेप्टर्स बन पाएंगे, न चिप्स बन पाएंगे, न मोबाइल फोन्स बन पाएंगे। ठीक। तीसरी जो चीज़ है चाइना के पास, वो ये कि चाइना के प्रेसिडेंट जी का दौरा अमेरिका है, हफ्तों की बात रह गई है, और वो दौरा भी कैंसिल हो सकता है या उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है।
तो इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे, स्पेशली जब मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं, जी, तो वो चाहेंगे कि एक पावरफुल कंट्री के सदर के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, ठीक, मीडिया के ऊपर इस चीज को वो उठाने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली इसको कैश करने की कोशिश करेंगे। जी, ठीक। चौथी बात यह है कि अमेरिका इज नो मोर द सुपर पावर एंड अलोन सुपर पावर। वी आर नॉट लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। मैं तो अब कहता हूं कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे 4 पोल हैं। एक पोल को पहले मैं 3 पोल कहता था। अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरे को चाइना, तीसरे को फ्रांस जर्मनी और चौथे को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब। ठीक। और मैं जब ये बात कहता हूं इसलिए कि ये मुख्तलिफ ज़मीन के हिस्सों पर ममालिक मौजूद हैं, इनके पास ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं, इनके पास इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, इनके पास पावर की दोनों जो प्री रिक्विजिट्स हैं, मिलिट्री मसल्स एंड इकोनॉमिक पावर, वो दोनों हैं। और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ के ममालिक इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। चाइना ने इसको कहा है कि हम इसके बैक पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। रशिया ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट बताता है और यहां तक कि मुमकिन है साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करे। तो कहने का मकसद ये कि मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को जो डूम्सडे है वो तो उसके अपने लिए है जी। किस तरह अपने लिए? नंबर 1 ये कि अमेरिका $4 बिलियन योमिया सूद की मद में पे कर रहा है। नंबर 2 ये कि $6 बिलियन बजट का खसारा हर दिन बढ़ रहा है। नंबर 3 ये कि माहाना $120 बिलियन अमेरिका सूद कीमत पे करता है। नंबर 4 ये कि पिछले साल $1 ट्रिलियन का ट्रेड खसारा है, मार्च में तकरीबन $61 बिलियन का है। नंबर 5 ये कि अमेरिका में 7.5 लाख लोग बेघर हैं। नंबर 6 ये कि 4.5 करोड़ लोगों के पास ग़िज़ाई किल्लत का सामना है अमेरिका में। नंबर 7 ये कि अमेरिका में 1.5 करोड़ बच्चा ऐसा है जिसको तालीम और ग़िज़ा के लाले पड़े हुए। तो आप डूम्सडे क्रिएट करने जा रहे हैं ईरान के। आपकी जीडीपी का 126% मकरूज है और ईरान जो कि 40 सालों में जिसने सैंक्शंस को फेस किया है, अब पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस अख्तियार की है, अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम को उसने लिया है, उसका जीडीपी का जो कर्जा है वो 37.3। ईरान अंडर सैंक्शन 37.3 ऑफ द जीडीपी। अमेरिका आजाद मुल्क दुनिया के सिस्टम को लीड कर रहा है, उसका कर्जा 126% ऑफ द जीडीपी। अमेरिकन बॉन्ड्स इस वक्त धड़ाधड़ इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। $600 बिलियन के चाइना ने बेचे हैं, $1300 बिलियन के बॉन्ड्स यूके के पास हैं, आधे वो बेचने के चक्कर में हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील वो लाइन में लगे हुए हैं। 300-400 बिलियन के अब तक इंडिया बेच चुका है। वो बॉन्ड्स कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। अमेरिकन इकोनॉमी कहां स्टेबल होगी, कहां पे खड़े? आप दुनिया को छोड़ें, ईरान के डूम्सडे की बात को खत्म करें, आप अमेरिका का डूम्सडे बचाइए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी नहीं चलेगी और यही वजह है कि स्कॉट बेसेंट से पूछा कि आपने ईरान पे अभी तक सैंक्शंस क्यों नहीं आयद किए? उन्होंने कहा जी अभी हमने वार्निंग दी है। फिर उन्होंने सवाल किया सहाफी ने कि आपने ये चाइना का नाम लिया, क्यों नहीं चाइना के ऊपर चढ़ाई करते, उनके ऊपर सैंक्शंस आयद करते? उन्होंने कहा हम जी ग्लोबल इकोनॉमी को मुतासर नहीं करना चाहते। भाई आप में सलाहियत ही नहीं है, आप अब पावर नहीं रहे। आप पावर हैं लेकिन यू आर नॉट द ओनली पावर और आप डिक्लाइनिंग पावर हैं। तो लिहाजा सॉफ्ट पावर के साथ अपने असर और रसूख को आप देर तक तो रख सकते हैं। हार्ड पावर यहां पे फेल हो गई है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की सूरत में हो। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स आपने नाजरीन के आगे रखे। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। कुछ ये खबरें भी, स्पेकुलेशन है, इट्स नॉट ए वेरीफाइड न्यूज़, लेकिन ये सुन रहे हैं कि शायद नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करें। और जाहिर है जो फ़ोन कॉल जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके तनाजुर में ये स्पेकुलेशन भी हो रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब बात की CDF के साथ तो उनको यही कहा या उनके आगे यही चीज़ रखी कि अगर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए और उसके जवाब में ब्लॉकेड, जिसका आपने जिक्र भी किया, आपने जो पॉइंट्स बताए, तो बड़ी पर्टिनेंट चीज़ें थी। इसके ऊपर ज़रा कमेंट करें कि क्या पोजीशन है इस टाइम पे? पॉस्चरिंग तो ज़ाहिर है दुनिया के आगे US किसी और तरीके से करेगा, लेकिन अंदर से बैकडोर चैनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतहरक है। और अमेरिका क्या करने जा रहा है, ये कुछ किसी तरफ आएंगे, टेबल पे बैठेंगे, इनके लिए ऑप्शंस क्या बच गई हैं? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने जो आपको एस्टिमेट्स दिए, उन्होंने फिगर स्कोर दिए, उनकी रोशनी में आप ये सोचिएगा कि अमेरिका के अंदर इस वक्त हालत क्या है, अमेरिका की इकोनॉमी की, कॉमन मैन की इकोनॉमी की।
यानी वहाँ पे गैस की प्राइसेस जो है वो आपने देखा कि पूरी तरीके से बढ़ी है और उनके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आ रहा है। कुछ 3 से 4% राइज है उनके अंदर गैस की प्राइसेस में, और जिसकी वजह से बाकी इन्फ्लेशन जो है वो भी स्काई रॉकेटिंग हो रही है। तो बात यह है कि इस हालात की मौजूदगी में ट्रंप अगर अभी भी कंटिन्यू करेगा तो मैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो डिक्लाइनिंग पावर बनेगा और उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियन से निकल के सुपर ट्रिलियन में चली जाएगी। कोई चाइनीज का जो कर्जा अमेरिका का जो चाइनीज का जो कर्जा है अमेरिका के ऊपर, वही अमेरिका को डुबोने के लिए काफी है। ठीक। अब बात यह है कि अगर तो आप इस इकोनॉमी से आंखें चुरा के आप एक ज़ियोनिज़्म की खिदमत में वो जो दुनिया का दहशतगर्द है शैतान याहू, जो अपना जेनोसाइड का मुजरिम है, इसके दुनिया में अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं, उसको खुश करने के लिए, उसकी चापलूसी करने के लिए आप अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं तो ये तो आपकी चॉइस है। लेकिन पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि जिस क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है और दुनिया के साथ साथ अमेरिका गुजर रहा है और पाकिस्तान भी गुजर रहा है, उसके ऊपर किस तरह कंट्रोल पाया जाए, उन फिगर्स को नीचे लेके आया जाए। चाइनीज ने कह दिया है, ईरान ने भी इस बात पे अपना आबादी जाहिर की थी कि अगर हम टॉल लगाएंगे तो युआन में लेंगे, और 2025 में आप युआन की ट्रेड का अगर वॉल्यूम उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपना पुराने पहले दिनों से वो कोई 25% एनहांसमेंट हुई है युआन की ट्रेड में और युआन की कैलकुलेशन में। अब ये अमेरिका को हिट करेगा, पेट्रोल डॉलर जब हिट होगा अमेरिका की इकोनॉमी हिट होगी। तो होना तो ये चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि जेरेड कुशनर या वो पाकिस्तान में विजिट करे, कोई आप पीस प्रोसेस चलाएं, तो पाकिस्तान भी इन्हीं टेंजेंट पे इसी वजह से एक एफर्ट को जारी रखे हुए है। लेकिन ये सारी प्रिजम्पशंस है, अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी पॉजिटिव नोट सामने नहीं आई है जिसमें मैं ये कह सकूं कि अमेरिका जो है वो एक पीस डील में इंटरेस्टेड है। अभी तो वो पोस्टरिंग जो कर रहे हैं वो हॉकिश पोस्टरिंग है, जिसमें आपने डी डे का जिक्र किया और फलाना चीज का जिक्र किया। तो बात ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अब इसमें ट्रंप की वजह से, ट्रंप के बिहेवियर की वजह से, उसका जो हॉकिश बिहेवियर है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, उसका जो एक डिंगे मारने वाला एटीट्यूड है, उसका जो थर्ड क्लास एटीट्यूड है, उसकी वजह से आप कोई चीजें फोरकास्ट नहीं कर सकते कि अगर ये एफर्ट हुई है तो इसके मतलब दोनों ममालिक को ये कहा गया है कि जंग किस तरह खतरनाक है आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी और इस रीजन के लिए भी। अब उसको अंडरस्टैंड करना, मुझे लगता है कि ईरानियन उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे बार याद करूंगा कि वो सब्जुगेशन पे तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सबक सिखाया है अभी तो इजराइल रिलीज नहीं होने दे रहा ना, आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिस्ट्रक्शन की खबरें, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन जो हुई है वो आ रही है और वो अमेरिका के अंदर भी आ रही है। तो बात यह है कि जब ये कंडीशंस हैं जिसमें आप, ईरान के अंदर भी बहुत तबाही हुई है, बट उन्होंने कहा उन्होंने उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। तो जिस वक्त तक ये चीजें इन ममालिक के सदूर के सामने या इनके जो, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में एक ज़ियोनिस्ट टेररिज्म जो है, यहूदियत पसंदी का जो दहशतगर्दी है, वो अमेरिका की पॉलिसी को ड्राइव करती है, जो अमेरिका के लिए खुद खतरनाक। इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, दे हैव टू थिंक ओवर इट कि क्या वो अपने इंटरेस्ट को सेव करेंगे या वो एक नाजायज रियासत दुनिया में जो है इजराइल उसके इंटरेस्ट को सेव करेंगे। तो अगर वो सेव करते रहेंगे और इसी तरह रहेंगे तो फिर इस जो पाकिस्तान जो पीस एफर्ट कर रहा है ये फर्दर एक हाइपोथेटिकली या आप कह रहे हैं कि थ्योरेटिकली चलती रहेगी। प्रैक्टिकल जिस वक्त उसके दोनों ममालिक आके एक दूसरे को एटीट्यूड शो करेंगे कि हाँ हम बात के ऊपर कुछ उन्हीं 14 नुकात की रोशनी में, उन्हीं 14 नुकात की बैकग्राउंड में और उसी 6 डे के क्वेश्चन पीरियड में वी आर रेडी टू टॉक टू ईच अदर, तो फिर ही कोई चीज हम जो है उम्मीद चाहे उसके लिए जेडी वैंस इधर आए या पाकिस्तान की जो वर्क अपना मुशालती टीम उधर जाए, लेकिन उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों मुमालिक जो है पीसफुल इंटेंशन और पीसफुल नेगोशिएशन पे राजी हो। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। मुनव्वर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा। ये आप क्या समझते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अहम तरफ इशारा किया, क्या कॉस्ट पे कर सकता है अमेरिका इजराइल का साथ देने की और कब तक, क्योंकि इनोवेटेबल है, अलाइंसेस भी हो रही हैं रीजन के अंदर और ये बात भी खुल के सामने आ गई कि अमेरिका सेफ्टी प्रोवाइड करने में नाकाम रहा जीसीसी कंट्रीज़ को और एक डिक्लाइनिंग पावर है, यानी कि इस सुपर पावर का कल्मिनेटिंग पॉइंट भी नज़र आता है कि अब
करीब है, आ चुका है, आ रहा है, सेट इन हो रहा है? क्या कहेंगे आप? क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज़। देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया और उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है मैं उनके साथ एग्री करता हूं। अमेरिका का असर और रसूख दुनिया में कंप्रोमाइज़ हुआ है। जब इस जंग का आगाज़ हो रहा था फैब के अंदर और मार्च में मैंने कहना शुरू किया था कि मिडल ईस्ट और यूरोप और फार ईस्ट एशिया जी और फिर साउथ अमेरिका, आप देखेंगे कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कंप्रोमाइज होगा। जापान में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए कि अमेरिका की फौजें यहाँ से निकलें। कनाडा ने डिफेंस सिस्टम और ट्रेड सिस्टम इवन जो है डील है उसको मनसूख कर दिया है। यूरोप ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक एक्ट करने की बात की है और मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त नया डिफेंस पैक्ट वजूद में आ गया है जी। इसके साथ न फकत ये बल्कि इसके साथ पहले अमेरिका के ऊपर लोग यकीन रखते थे। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जब एचिसन को भेजा प्रेसिडेंट कैनेडी ने डी गाले के पास, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे और अमेरिका के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे, तो तस्वीरें देखे भेजी कि क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन मिसाइल इंस्टॉल कर रहा है। तो डिगाले ने उन तस्वीरों को साइड पे किया हाथ से और उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैं उस पर यकीन करूंगा। क्या आज प्रेसिडेंट ट्रंप जब कोई बात करते हैं तो दुनिया यकीन करने के लिए तैयार है? नहीं है। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाए, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, पॉलिटिकल हो और इकोनॉमिक हो, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी चली गई, बॉन्ड्स कोई नहीं खरीद रहा। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी चली गई, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात पे कोई नहीं यकीन कर रहा। मिलिट्री क्रेडिबिलिटी चली गई बिकॉज वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर कोई काम ही नहीं कर पा रहे, पावर प्रोजेक्शन ही नहीं कर पा रहे पानियों में, तो कौन सी क्रेडिबिलिटी रही? अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 कि वो थोड़ी देर के लिए रुके और बड़ा हमला करें और राग अलापते रहें कि मैं विक्ट्री हासिल कर रहा हूं, हालांकि डिफीट हासिल कर रहे हैं। दूसरा ये कि वियतनाम की तरह लॉसेस को कट ऑफ करें, अपनी बात तस्लीम करें कि जनाब ये लॉसेस हुए हैं, फैसला गलत था, अमेरिका के लोगों का दिल बड़ा है, वो उन्हें हो सकता है माफ कर दें, मिड टर्म इलेक्शंस में रिजल्ट दूसरे आए। लेकिन इस सूरत में जो लोग उनको पावर में लाए उनको छोड़ेंगे नहीं। चार्ली क्रिक को नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात जो उनके पास ऑप्शन है कि बातचीत भी चलते रहें, ठक ठुक भी करते रहें, और इस सूरत हाल में अमेरिका मैकेनिज्म कोई भी नहीं बना पाएगा, दिन ब दिन पीछे रहेगा। तीनों ऑप्शन इंतहाई खतरनाक हैं और तीनों ऑप्शन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लाइफ जो है वो अंडर स्टेक है। आपका पॉइंट आ गया। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।